नमस्कार, मैं हूं निकिता और एनजी एडू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पार्ट 2 को। पार्ट 2 को समझने के लिए पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है और पार्ट 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बट पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं पार्ट 1 का एक शॉर्ट रिव्यू। तो ये देखिए, ये है पैलेस्टीन लाइन। अब पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में पैलेस्टीन नाम का देश होता है, इजराइल नाम का देश अब तक कोई देश नहीं होता। अब इधर यूरोप में लेट 19th सेंचुरी में क्या होता है, लेट 19th सेंचुरी में लोगों में नेशनलिज्म की भावना जो है वो राइज होने लगती है और ज्यूश लोगों में भी नेशनलिज्म की भावना जो है वो राइज होने लगती है और वो भी अपना एक अलग लैंड चाहते हैं। तो जो ज्यूश है वो पैलेस्टीन को अपना बर्थ प्लेस मानते हैं, ठीक है। तो अब जो ज्यूश लोग हैं वो पैलेस्टीन की ओर माइग्रेट करने लगते हैं, बट यूरोप में इधर ज्यूश लोगों को मारा भी जाता है, इसलिए उन्हें अपना देश चाहिए होता है। इधर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाता है और वर्ल्ड वॉर 1 में बाल्फोर डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग ज्यूश लोगों से प्रॉमिस किया जाता है कि उन्हें उनकी होमलैंड पर वापस लाया जाएगा। ब्रिटिश ये वादा करते हैं। तो जो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान है, ज्यूश लोग इसके लिए एग्री हो जाते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ब्रिटिश जीत जाता है और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश जो है वो पैलेस्टीन को अपने अंडर में रख लेता है, क्योंकि फाइनली वो ब्रिटिश ही है, ठीक है। अब इनका माइग्रेशन जो है वो बढ़ने लगता है ज्यूश लोगों का अरब में, ठीक है, अरब के पैलेस्टीन लैंड पर। तो ये देखकर अरब छिड़ जाता है, बोलता है ये क्या हो रहा है भाई साहब, आपने तो बोला था कि आप हमारी लैंड हमको वापस दे देंगे, फिर ज्यूश लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। तो अरब क्या कर देते हैं, ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर देते हैं और इस रिवॉल्ट को देखकर ब्रिटिश क्या कर देता है, ब्रिटिश रेस्ट्रिक्शन लगा देता है ज्यूश लोगों के माइग्रेशन पर। अब इस दौरान जो है वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हो जाता है और पावर में आते हैं मिस्टर हिटलर। अब जो हिटलर भाई साहब है वो जो है ज्यूश लोगों से बड़ी नफरत करते हैं, तो वो ज्यूश लोगों का होलोकॉस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। होलोकॉस्ट दैट मीन्स उन्हें पकड़कर मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे कैसे करके ज्यूश लोगों को अपने होमलैंड यानी पैलेस्टीन पर जाना है, ऐसी भावना उनमें राइज होने लगती है। अब फाइनली 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाता है और अब कहानी में एंट्री होती है यूएन की, ठीक है। अब यूएन कौन है उसको समझने से पहले ब्रिटिश जो है उन्होंने 1947 में जैसे हमारे इंडिया को आज़ादी दे दी थी, वैसे ही वो पैलेस्टीन को भी 1947 में आज़ादी दे देते हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश है, ब्रिटिश तो छोड़ के जाएगा तो टुकड़े तो करके जाने वाला है, जैसे हमारे इंडिया का करके गया वैसे पैलेस्टीन में भी करके चला जाता है। अब क्या होता है, ब्रिटिश जो है अरब और जो ज्यूश सिविल होते हैं इनकी रिवॉल्ट देखकर बिल्कुल ही मतलब सदमे में आ जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब वो बोलता है देखो आपको क्या करना है, पैलेस्टीन बनाना है पैलेस्टीन बनाओ, इजराइल बनाना है इजराइल बनाओ, हम तो निकल लिए भैया, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आ जाता है यूएन के अंडर में। अब जो 1947 से पहले पूरी लैंड पैलेस्टीन की थी, तो यूएन ने डिसाइड करता है कि अब पैलेस्टीन लैंड के 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक देश बनेगा इजराइल और दूसरा देश बनेगा पैलेस्टीन, ठीक है। और ये जो जेरूशलेम है वो किसके अंडर में रहेगा, यूएन के अंडर में रहेगा, क्योंकि यरूशलेम जो है वो 3 धर्मों के लिए होली लैंड है, इस्लाम, यहूदी और ईसाई, ठीक है। अब ये सुनकर जो इजराइल है वो तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि अब तक पूरे वर्ल्ड के मैप पर जो देश नहीं था वो बनने वाला होता है जिसका नाम होता है इजराइल। पर इसे सुनकर पैलेस्टीन जो है वो बिल्कुल चिढ़ जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है ना, और बाकी के अरब जो नेबर अरब्स होते हैं वो भी चिढ़ जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये तो हमारी लैंड है ना। जो ज्यूश लोग हैं उसको होलोकास्ट तो पूरे यूरोप में हुआ था, तो उनको यूरोप में जगह दो ना, हमारे लैंड पर आकर क्यों बसा रहे हो, हमने तो उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, हमने तो ज्यूश लोगों को मारा भी नहीं है। तो अब अरब लोग चिढ़ जाते हैं और इसराइल और अरब फर्स्ट वॉर स्टार्ट हो जाती है 1948 में, ठीक है। इस वॉर में पैलेस्टीन, सीरिया, ट्रांसजॉर्डन, इजिप्ट और लेबनान, ये 5 देश मिलकर इजराइल के अगेंस्ट में लड़ाई कर देते हैं, ठीक है। पर अनफॉर्चुनेटली बोलिए या फॉर्चुनेटली बोलिए, इजराइल इसमें जीत जाता है, ठीक है। अब जो ये गाजा पट्टी वाला स्ट्रिप है, ठीक है, ये है पैलेस्टीन वाला पार्ट, तो ये इजिप्ट के अंडर में आ जाता है और ये वेस्ट बैंक वाला पार्ट आ जाता है ट्रांसजॉर्डन के अंडर में। और यहाँ पर जो अब लोग रह रहे होते हैं पैलेस्टीनियन, इनको अपना देश छोड़कर जाना पड़ता है दूसरे अरब कंट्रीज़ में, और ये क्या बन जाते हैं वहाँ पर, रेफ्यूजीज़ बन जाते हैं। 7 लाख रेफ्यूजीज़
ये आंकड़ा बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। 7 लाख लोग रेफ्यूजीज बन जाते हैं दूसरे कंट्री में, ठीक है। अब 1967 में फिर से अरब और इजराइल के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अदर अरब्स कंट्री और इजराइल के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है और इसमें फिर से इजराइल जो है वो जीत जाता है और इस वॉर को कहा जाता है 6 डे वॉर, ठीक है। अब जो इजराइल है वो जॉर्डन ने जो वेस्ट बैंक को कब्जा लिया था उसको वापस ले आता है और गाजा स्ट्रिप को भी इजिप्ट से वापस ले आता है और इसी के साथ सिनाई पेनिनसुला को भी अपने अंडर में कर लेता है जो इजिप्ट का पार्ट होता है, ठीक है। अब ये सब देखकर यही समझ में आता है कि इजराइल जो है वो एक पावरफुल कंट्री है क्योंकि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उन्हें पता है अगर इजराइल से एक बार वो निकाल दिए जाएंगे तो पूरे दुनिया में उन्हें कोई देश पनाह नहीं देगा, ठीक है। अब जो इजराइल है वो वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा कर लेता है तो वेस्ट बैंक पर वो अपने लोगों को भेजना स्टार्ट कर देता है कि वेस्ट बैंक जो है वो अपना इलाका है, आप वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं। और आज वेस्ट बैंक में इतनी सारी इजराइल लोगों की कॉलोनीज बन चुकी है। अब ये सब देखकर 1964 में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाता है जिसे पीएलओ कहा जाता है। अब ये पीएलओ क्या है, तो पीएलओ पैलेस्टीनियन लोगों का वो ग्रुप है जो कहते हैं कि इजराइल देश यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये हमारा देश है, ये पैलेस्टीनियन का देश है, इजराइलों का देश नहीं है। तो ये इजराइल के अगेंस्ट में हथियार उठा लेता है इजराइल को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अब पीएलओ और इजराइल में जो है वो क्या होती रहती है, वॉर होता रहता है, छोटी छोटी वॉर होती रहती है। अब यहाँ पर 1979 में इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन होती है, ठीक है। इसमें इजिप्ट जो है वो इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट करने को रेडी हो जाता है। ये इजिप्ट वही है जो कुछ साल पहले इजराइल से क्या कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, ठीक है। अब जो इजिप्ट है वो पूरे अरब में फर्स्ट ऐसी कंट्री बन जाता है जो इजराइल को एज अ कंट्री क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और इजराइल भी बदले में इसको इसका जो पेनिनसुला जो इजराइल के अंडर में था वो इजिप्ट को वापस दे देते हैं, ठीक है। अब वेस्ट बैंक में जो है वो इजराइल का बहुत ही हस्तक्षेप बढ़ने लगता है तो इसलिए पीएलओ के जो चेयरमैन होते हैं यासर अराफत और ये है इजराइल के मंत्री यित्ज़हाक रैबिन। अब इन दोनों के बीच में एक पीस ट्रीटी होता है जिसे ओस्लो अकॉर्ड 1993 कहा जाता है। इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब इजराइल और पैलेस्टीन में जो विवाद है वो नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, अब शांति कायम करने का एक जो ट्रीटी है वो साइन होता है। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एरिया ए पर जो है वो पैलेस्टीन की गवर्नमेंट रहेंगी, एरिया बी पर दोनों गवर्नमेंट रहेंगी, इजराइल प्लस पैलेस्टीन, और एरिया सी पर पैलेस्टीन की गवर्नमेंट रहेंगी, ठीक है। तो ये जो गाजा स्ट्रिप है, अब गाजा स्ट्रिप में बिल्कुल चिढ़ जाते हैं यासर अराफत से कि आपने ये क्या कर दिया है ना। पीएलओ से चिढ़ जाते हैं कि जो इजराइल देश है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता और आप उनको सहयोग करने की बात करते हैं। तो गाजा स्ट्रिप में एक मिलिट्री फॉर्म होने लगती है और उस मिलिट्री ग्रुप का नाम होता है हमास। यस, ये वही कट्टरवादी मुस्लिम्स पैलेस्टीन से जो कहते हैं कि यहाँ पर इजराइल देश एग्जिस्ट नहीं करता, इजराइल तो यहाँ पर था ही नहीं, इजराइल को हम मानते ही नहीं हैं, ठीक है। अब 1996 में पैलेस्टीन में जनरल इलेक्शन होता है और जो यासर अराफत है वो जीत कर आते हैं, ठीक है, और पीएलओ की सरकार वहाँ पर आ जाती है, ओके। पर इधर गाजा स्ट्रिप में जो हमास की जो मिलिट्री एक फॉर्म हुई है वो बिल्कुल कट्टरवादी होती है, वो बिल्कुल पीएलओ के अगेंस्ट में होती है और कहती है हम बिल्कुल आपका साथ नहीं देने वाले हैं, हम ये हमारा देश है, यहाँ पर बिल्कुल कोई मतलब सरकार एग्जिस्ट करती ही नहीं इजराइल की, और इजराइल लोग बिल्कुल एग्जिस्ट करते ही नहीं है। इजराइल और इजराइल की सरकार दोनों भी नहीं चाहिए हमें, हमारा देश है पैलेस्टीन और हम पैलेस्टीन देश लेके रहेंगे इजराइलों से, ठीक है। अब फिर से 2006 में इलेक्शन होता है और हमास यहाँ पर जीत जाता है गाजा स्ट्रिप से, ठीक है, जो कि एक मिलिट्री पावर है, ठीक है। यहाँ पर ये मिलिट्री है, हमास यानी मिलिट्री है, ये मिलिट्री जो है वो पावर में आ जाती है गाजा स्ट्रिप में और फतह की हार हो जाती है, यानी फतह की गवर्नमेंट कहाँ पर रहेंगी, वेस्ट बैंक में रहेंगी, ठीक है। और जो गाजा स्ट्रिप है वो हमास के कंट्रोल में आ जाता है। अब जो मई 2020 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें जो इजराइल पर रॉकेट फेंके गए थे वो गाजा स्ट्रिप से फेंके गए थे, वेस्ट बैंक से नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये जब भी इनके बीच में वॉर हुआ है, कुछ भी रॉकेट फायरिंग हुई है, तो इससे यही समझ में आता है कि अगर आप 1947 से पहले के मैप को देखें तो पूरा 100% पैलेस्टीन लैंड थी, यस। और 1947 में यूएन ने इसका पार्टीशन कर दिया था, बट 1967 के वॉर के बाद जो पैलेस्टीन की लैंड है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो पैलेस्टीन है, जो पैलेस्टीनियन की लैंड है जो 1947 में इतनी ज़्यादा थी वो
कम हो चुकी थी 1967 की वॉर में, और 2020 में आप देखें तो बस ये टुकड़ों में बंटकर रह गई है। सिर्फ गाज़ा स्ट्रिप पर अब हमास का कंट्रोल है, और यहाँ पर फतह जो है PLO ये क्या करती है, ये यहाँ पर अपना रूल चलाती है। ठीक है, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो है इज़राइलों के अस्तित्व को बचाने की। ठीक है, क्योंकि ज्यूइश लोगों को पता है अगर हम इज़राइल से चले गए तो पूरे वर्ल्ड में उन्हें कोई अपने लिए जगह नहीं देगा। उनकी एक ही लैंड है जिसका नाम है इज़राइल, और पैलेस्टीन चाहते हैं कि हम इज़राइलों को अपने लैंड पर नहीं बसने देना चाहते, क्योंकि ये हमारी लैंड है ना। यहाँ पर तो ज्यूइश जो है वो एग्जिस्ट भी नहीं करता था, फिर अब कैसे ये इज़राइलों को लैंड मिल गई है ना। इज़राइलों का जो होलोकॉस्ट है वो यूरोप में किया गया था, हमने तो कोई होलोकॉस्ट नहीं किया, तो हमको इसकी सज़ा क्यों मिल रही है। तो वो इज़राइल को बिल्कुल इज़राइल से नफरत करते हैं, नहीं कि हमें इज़राइल हमारे लैंड पर नहीं चाहिए। तो दोनों तरफ से दो कट्टरवादी ग्रुप जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में हमेशा यहाँ पर लड़ते रहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। चलती हूँ, जय हिंद।